Hello everyone, today I am Aryan Jangda and I am going to teach you the first chapter of 10th class, that is chemical reaction and equation. It is the first chapter of 10th class science. तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके नाम के बारे में बताना चाहिए, उसका मतलब क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये देखेंगे। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? जब दो चीज़ रिएक्ट करती हैं और उसके रिएक्ट करने से, रिएक्ट का मतलब एक दूसरे पे काम करती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, उससे क्या हो, केमिकल चेंज हो। केमिकल चेंज होगा तभी उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। पहले हमने चेंजेस पढ़े होंगे दो प्रकार के, 8th 7th 8th क्लास में दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज, सेकंड इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें किसी भी चीज़ की साइज या शेप को चेंज किया जाए विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये सबको पता होगा कि हर एक चीज़ किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसमें भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो इस 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ की साइज़ या शेप को चेंज करते हैं, जो उसकी कंपोजिशन है, जो उसमें एटम की अरेंजमेंट है, वो चेंज नहीं होती है केमिकली। जैसे कोई भी पेज है, अगर मैंने उसके छोटे छोटे पीस कर दिए तो फिजिकल चेंज कहलाएगा। किस पेज को मैंने काट दिया, टेयर कर दिया, तो इसमें क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल नहीं, सॉरी, फिजिकल चेंज हुआ है, क्योंकि इसकी शेप और साइज ही को मैंने चेंज किया है। इसकी कंपोजिशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम वही है, केमिकली ये वही है, सब्सटेंस है, हर एक पीस वही है। दूसरा, किसी स्टोन को क्रश कर दिया स्मॉल पार्टिकल्स में, डैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। या किसी ट्री को कट कर दिया, छोटे छोटे लकड़ियाँ काट दी, वो भी क्या है? फिजिकल चेंज। पर केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस जिसमें बनता हो, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। इसमें जो इनिशियली जो अरेंजमेंट थी एटम की या कंपोजिशन थी, वो बाद में रिएक्शन के बाद अगर वो चेंज हो जाती है तो उसे केमिकल चेंज कहेंगे, और केमिकल चेंज होने से ही केमिकल रिएक्शन होती है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे मान लिया मैंने A2 था, एक मॉलिक्यूल, एक B2 था, इन दोनों मैंने मिक्स किए तो AB बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया ये A और A ऐसे जुड़े हुए थे, B और B ऐसे जुड़े हुए थे, प्रोडक्ट बना है ये, इसमें A और B ऐसे जुड़े हैं। तो मतलब जो A और A के मॉलिक्यूल थे, यहाँ की जो बॉन्ड थी वो ब्रेक होगी, और इनकी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इनके बीच में क्या होगी? नई बॉन्ड सिप्लाइज होगी A और B के बीच में। ये बॉन्ड क्यों बनी होगी? इसका सीधा सा कारण हो सकता है कि ये बॉन्ड जो नई बन रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू B और B के बीच में जो बॉन्ड थी, और जो A और A के बीच में जो बॉन्ड थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी A और B की बॉन्ड, तभी तो ये बन रहा है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? लेस एनर्जी। लेस एनर्जी से क्या होगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होती है उतनी हमारी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। स्टेबिलिटी अच्छी होने के लिए एनर्जी लेस होनी चाहिए, एनर्जी लेस होने के लिए बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है इसकी फॉर्मेशन पे, इसलिए ए और ए के बीच में बॉन्ड, बी और बी के बीच में बॉन्ड टूट के ए और बी बन रहा है। इसकी कंपोजिशन चेंज होगी। पहले ए और A2 मॉलिक्यूल था एक, उसमें ए और ए की बॉन्डिंग थी, तो अब क्या बन गया? ए और बी के बीच में बॉन्डिंग बन गई, तो कंपोजिशन चेंज होगी, तो ये क्या होगी? केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज हो गया तो इससे क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। इसी के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। दूसरी बात आती है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई? तो साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इंडिकेट करेंगे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। फर्स्ट दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, स्टेट चेंज। अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में कोई चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है कलर चेंज। कलर चेंज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, इसमें इसके साथ 7 मॉलिक्यूल होते हैं किसके? वाटर के। इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये 7 फिक्स्ड हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट के साथ 7
वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और इसी की वजह से इसका कलर होता है ग्रीन। वाटर की वजह से, वाटर की वजह से कलर कैसे आया, तो ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ग्रीन कलर है इसलिए हम इसे ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं। और तरह के ऐसे भी विट्रोल आगे वाले चैप्टर में सेकंड एसिड बेस रिएक्शन में भी आएंगे, वहीं पे भी पढ़ने हमने। और इसका कलर ग्रीन था। अगर मैंने इसको हीट किया, ये सिंबल होता है हीट का ट्रायंगल, ये आगे पढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशन जब के बारे में बताया जाएगा। तो जब इसको हम हीट कर दें तो क्या होता है, Fe2O3 में टूट जाता है, प्लस SO2 गैस निकलती है, SO3 गैस निकलती है। अब इसमें टूट गया और ये क्या सब ट्रांसफॉर्म होता है, कलरलेस होता है। जैसे मैंने इसको हीट किया तो अब ग्रीन कलर से क्या बन गया, कलरलेस सब्सटेंस बन गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उसी वजह से क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज को देख कर मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन हुई है। थर्ड बात आती है गैस इवोल्व। अगर किसी सब्सटेंस में कोई गैस निकल रही है, अगर कोई मैंने दो चीज़ मिक्स कर दी और उनके बाद उसमें से कोई गैस निकलती है, तो तब भी कह सकता हूँ केमिकल रिएक्शन हुई है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला होता है किसका, चाक का, ये भी यही फार्मूला होता है। लाइमस्टोन का भी यही फार्मूला होता है, याद रखना है। जब इसको हीट किया जाता है तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है। और ये CO2 गैस की प्रेजेंस में कैसे पता लगा सकता हूँ, अगर इस CO2 गैस को वाटर में डाला जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, एफ्लुएंसेस प्रोड्यूस करती है। कैस्टिक सोडा में भी प्रोड्यूस करेगी। कैस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, उसको मिल्की वाटर में टर्न कर देती है। तो CO2 गैस तो पता लगा सकते हैं हम, इसमें CO2 गैस रिलीज हुई है। CO2 गैस, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इसकी वजह से, इसको हीट करने से, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कंपोजिशन में चेंज हुआ है। फोर्थ आता है हमारा टेम्परेचर चेंज। अगर किसी दो चीज़ों को मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो टेम्परेचर के चेंज होने से भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसको अगर मैं वाटर में डालता हूँ तो क्या बन जाता है, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम जिस बीकर में, और इसको सिंपल भाषा में कहें तो क्या है, चूना। जब वाटर में आपने देखा भी होगा, अगर चूने को डालते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को डालते हैं, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होते हैं किसके, स्लेक्ट लाइम की, और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। अगर बीकर को आप हाथ लगा के देखोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये भी शो कर रहा है कि कोई ना कोई अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इससे टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ होगा, इसका भी लॉजिक होगा। कैसे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड था और वाटर, इन्हीं के मिलने से ये बन रहा है। ये क्यों बन रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस, इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से। ज़्यादा स्टेबल ये है तो इसकी मतलब कम से इसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के, और इन दोनों की एनर्जी होगी ज़्यादा। अब इन दोनों के मिलने से ये बन गया। इसकी एनर्जी कितनी है, कम। इनिशियल तो बहुत ज़्यादा थी, इसका मतलब जो बची हुई एनर्जी होगी इसमें कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। टेम्परेचर, इसने इसका भी टेम्परेचर राइज कर दिया। तो अब बात आती है किसकी, केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन चैप्टर के नाम में ही है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, तो उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक जनरली हम एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं और उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी ऐसे, A2 का मॉलिक्यूल था, B2 का मॉलिक्यूल था, एक वो बन गया क्या, AB प्रोडक्ट। तो दो चीज़ जो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रही हैं उनको कहते हैं हम रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हमेशा क्या, किस साइड लिखे जाते हैं, लेफ़्ट साइड। और जो नई चीज़ बनती है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। ठीक है। अब ये एरो क्या होती है, एरो दिखाती है, मैंने एक लाइन है और उसके आगे लगा हुआ है हेड एरो, ये दिखाती है कि किस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो इस डायरेक्शन में प्रोसीड करिए, A2 के B2 के मिलने से AB बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये एरो है। और इसके ऊपर हम लिखते हैं रिएजेंट, जैसे कोई केमिकल इस रिएक्शन में यूज़ किया जा रहा है एज अ रिएजेंट,
कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, अपने आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देते। उन्हें कैटालिस्ट कहते हुए भी इसके ऊपर ये लिखे जाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज़ किया गया है। दूसरा टेम्परेचर कितना यूज़ हुआ है इस रिएक्शन में, कि कुछ रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसी टेम्परेचर पर जाकर वो रिएक्शन होती है। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन में। तो वो इसके ऊपर ही इस लाइन के ऊपर लिखा जाता है कि कौन सा स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। प्रेशर भी कंडीशन होती है कि किस प्रेशर पे होगी। तो ये सब कुछ किसके ऊपर लिखा गया, लाइन के। और एक को याद रखना है, अगर लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसे कहते हैं फिजिक्स में डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट, कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या है, हीट की आवश्यकता है और हमने इसे हीट दे रखी है। तो बहुत सारी आगे रिएक्शंस में सीधा हम रेक्टेंगल बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन में हमने हीट दी है, बाहर से एक्सटर्नली दी है, और इस रिएक्शन में उस हीट की आवश्यकता है तभी वो रिएक्शन होगी। तो एनसीईआरटी में पहली केमिकल रिएक्शन है उसकी इक्वेशन बना के दे रखी है। तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। जब मेटल को हम क्या करते हैं, उससे बर्न करते हैं। बर्न का मतलब ही क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं बर्निंग। तो मैग्नीशियम की एक रिबन ले ली मैंने, उसको मैं बर्न कर रहा हूँ, तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। तो अब ये क्या है, एक रिएक्शन थी, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ताकि हमें समझ में आ सके क्या हुआ है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई, मतलब वो बर्न हुआ है, और बना क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। एक दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, बहुत ज़रूरी है और याद भी रखनी है। दिस द इंडस्ट्रियल रिएक्शन जो यूज़ की जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल को इंडस्ट्रियल लेवल पर बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक बहुत जहरीली गैस है। CO2 भी है वैसे, पर कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होने की जो कैपेबिलिटी है वो CO की ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन भी। अगर किसी भी रूप में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दें तो हमारी पूरे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर मैं आप O2 लगा देता, CO2 डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में आप जानते हैं। एक हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों के रिएक्ट करने से क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। मिथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है। मिथेनॉल इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर इसकी एक ड्रॉप भी पी ली गई तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। पर जो इथेनॉल, इसमें अगर मैं एक कार्बन और ऐड कर दूँ बन जाती है इथेनॉल, जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, शराब होती है इथेनॉल। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, सारी अल्कोहल के बारे में। तो मेन बात थी यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में ये थी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर नहीं प्रेशर, वो 340 ATM प्रेशर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी जा चुका है, मेरे पेपर में पूछा गया था HBSC 10th क्लास में कि कौन MCQ टॉप में आया था, रिएक्शन दे रखी थी, बस पूछ रखा था कितना प्रेशर इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, तो 340 ATM प्रेशर होता है। एक इसी प्रकार की एक रिएक्शन है, जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनसे बनता है अमोनिया, NH3 को कहते हैं अमोनिया। तो ये भी एक रिएक्शन है, ये भी याद रखनी है। इस केमिकल इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बाद आती हैं बात किसकी, बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग क्या होता है, देखो बैलेंसिंग को समझने से पहले देखो एक केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, जैसे A2 का मॉलिक्यूल था, B2 का मॉलिक्यूल था, उससे क्या बना है AB। अब देखो जितने रिएक्टेंट साइड को भी एलिमेंट था, मान लिया एक A एक एलिमेंट है, A जितने मोल एलिमेंट यहाँ पे, जितने एटम थे यहाँ पे A के, उतने प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। क्यों तो है नहीं, A यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास को ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो A के जितने एटम यहाँ पर थे उतने ही यहाँ पर होने चाहिए थे। तो हम इसलिए इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और दोनों साइड जो
एक एलिमेंट है उसके जितने एटम है दोनों साइड हम बैलेंस करेंगे, दोनों साइड इक्वल बना देंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद अ नंबर। वो हमें खुद सोचना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारी रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अगर इसका प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो वह कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है। अगर मैं बात करने लग जाऊँ यहाँ पे फिजिक्स की, फिजिक्स में क्या है, मास को भी ख़त्म किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास से क्या बन सकती है, एनर्जी। तो मास जैसे दो न्यूक्लियाई जब मिलते हैं उनसे एक दूसरा न्यूक्लियाई बनता है, तो उस न्यूक्लियाई का मास घटा हुआ मिलता है और उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उनमें यूज़ होती है वही। तो वहाँ पे मास एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब तो मास तो कंजर्व रहा नहीं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में ये बात रखनी है मास कंजर्व रहेगा। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन की बात तो हम कर नहीं रहे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा मॉलिक्यूल बना रही हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है और ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं। तो अब ये A2B2, अब देखो यहाँ पे ए के कितने हैं, दो हैं, पर यहाँ तो मैंने लिखा है एक ही है, तो ये यहाँ पे भी दो बनाने पड़ेंगे। दो बनाने के लिए आगे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अब यहाँ मैंने 2 लिख दिया, तो अब देखो ए के भी 2 हो गए। अभी ये 2 ये नहीं है कि खाली ए के लिए है, ये बी के लिए भी है। अगर मैंने ए बी आगे 2 लिखा है, इसका मतलब ए बी 2 हो गए और बी भी 2 हो गई, मल्टीप्लाई दोनों से होगी। तो एक एटम भी 2 हो गए, बी के भी 2 एटम हो गए। यहाँ पे कितने हैं बी के, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे ए के 2 है तो यहाँ पे भी ए के 2 हो गए, तो रिएक्शन होगी बैलेंस। उसी प्रकार देखो पहली रिएक्शन जो मैंने ली थी, मैग्नीशियम प्लस O2 डेट इज MgO। तो बैलेंसिंग में एक और बात यहाँ रखनी है कि सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, जो भी एलिमेंट है पहले दिखें उनको बैलेंस करो। आफ्टर दैट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि पहले अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो बाद में उनका नंबर अपने आप बिगड़ता जाएगा, फिर दोबारा बैलेंस करेंगे और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो पहले हम बैलेंस करते हैं मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, जो भी एलिमेंट दिखे पहले उसको। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पे दोनों एक ही है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, मतलब एक एटम है। तो यहाँ पे भी कितने हैं, एक है। पर ऑक्सीजन के यहाँ पे कितनी है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीजन होगी 2। तो ऑक्सीजन की बात तो बन गई। अब देखो मैग्नीशियम की बात बिगड़ गई, कैसे कि जहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो मैग्नीशियम के एटम भी कितने हो गए, 2। अगर वे 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैग्नीशियम के भी 2 हो जाएंगे, तो अभी रिएक्शन होगी ओवरऑल बैलेंस। वैसे NCERT में टेबल टाइप में दे रखे है, पहले सारे एलिमेंट के नाम लिखो, फिर उनके नंबर लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, तो बहुत बड़ा है। सिंपली ओरली हम इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई भी मेटल है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता हो, एक तो साल्ट बनाता है उस मेटल, वो मेटल एक तो अपना साल्ट बना लेता है और दूसरा क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है हमेशा। एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखो Fe के यहाँ पे कितने हैं, एक है, कोई बात नहीं है तो ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। अब Cl के कितने हो गए, 2। यहाँ पे कितने हैं इसके, Cl की केवल एक ही है, तो यहाँ Cl के भी 2 बनाने पड़ेंगे, तो इसकी भी Cl के भी 2 हो गए दोनों साइड। अब Cl भी बैलेंस हो गया। अब बात बिगड़ गई दोबारा किसकी, आयरन की, आयरन Fe की, कि यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो यार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी 2 होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। अब लेते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिस पर सारी दुनिया टिकी हुई है, डेट इज़ फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, जो प्लांट्स यूज़ करते हैं टू फॉर्म द फूड, और उसी फूड से सारी दुनिया चल रही है। ये ग्लूकोज, जब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंट होती है, सनलाइट की, इसलिए हम इसे फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस बना क्या रहे हम, ग्लूकोज, या बोल रहे उससे स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन से होता है, उसी की वजह से हमें बहुत सारी हमारी बॉडी में ATP बन पाती हैं फूड का ऑक्सीडेशन के द्वारा।
अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें बहुत कम एटीपी मिलते हैं नेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो अब बायो की बात बंद करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं पहले कार्बन के नंबर। कार्बन के नंबर देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 6। तो दोनों जगह 6 बनाने के लिए मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब कार्बन 6 हो गई। अब देखो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं, 2 ही। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 6 2 जा 12। तो ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बच गया कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 2 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 6 1 जा 6। तो टोटल कितनी होगी हमारी, 18 ऑक्सीजन है यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट साइड। तो 18 भी यहीं पर होनी चाहिए, ये तो है नहीं ऑक्सीजन का आइटम गायब हो जाएगा, मास कंजर्व रहेगा। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 18 होने चाहिए। तो देखो कितने यहाँ पे, 6 तो यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, ये तो टोटल 8 ही हुई, बाकी 10 की कमी है। तो 10 कहाँ से लाएंगे हम, देखो अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 6 2 जा 12, और यहाँ पे 6 थे ही, तो 6 और 12 और 6 18 हो जाएंगे और हमारी रिएक्शन हो जाएगी ओवरऑल बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंस करनी है हमें रिएक्शन। जैसे N2 गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, रिएक्ट क्या बन रही थी, अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 ही है, 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब कितने हो गए, अमोनिया ना, अमोनिया नाइट्रोजन, हाँ अमोनिया के तो 2 मॉलिक्यूल हो गया। अब हाइड्रोजन के देखो 6 2 3 जा 6 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 6 ही होनी चाहिए, हैं कितनी, 2। तो यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे तो 2 3 जा 6 यहाँ पर हो जाएंगे और रिएक्शन हो गया हमारी बैलेंस। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हैं NCERT में गिवन है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप भी करने से ही होंगी, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएंगी।